चंदूलाल सकारलाल पटेल, जिन्हें प्रायः CS पटेल के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय ज्योतिषी थे जो वैदिक ज्योतिष में अपने गहन शोध और व्यवहारिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 31 दिसंबर 1915 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रीय ज्योतिष सिद्धांतों के अध्ययन और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में समर्पित किया, जिसमें सटीकता पर विशेष बल दिया गया। मैं उनके पुस्तक प्रिडिक्टिंग थ्रू नवामशाय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री VA अय्यर ने उन्हें अपनी शोध सामग्री को द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बेंगलोर में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संपादन BV रमन द्वारा किया जाता था। बाद में जब R संथानम ने नवंबर 1985 में द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की, तो उन्होंने श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल से लेख लिखने का अनुरोध किया। उनका पहला लेख न्यू प्रिडिक्टिव टेक्निक बेस्ड ऑन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सितंबर 1987 में प्रकाशित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी तकनीकों को विभिन्न नाड़ी ग्रंथों और दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथों से एकत्रित और परिष्कृत किया। वे ये भी उल्लेख करते हैं कि उनके एक सामान्य मित्र स्वर्गीय श्री NM सेठिया बड़ौदा ने उनके लेखों की जेरोक्स प्रतियां श्री नरेंद्र सागर को दिखाईं, जिन्होंने उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की सहमति दे दी। श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने कार्य के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए श्री नरेंद्र सागर, श्री NM सेठिया और श्री हरिप्रसाद S भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। अध्याय 7 इंपॉर्टेंस ऑफ नवामशाइन प्रिडिक्शन 1 पढ़ते समय विशेष रूप से पृष्ठ 54-55 पर मुझे नवांश प्रोग्रेशन की अवधारणा मिली, जहां श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने इंदिरा गांधी की मृत्यु की संभावित तिथि तक पहुंचने की एक विधि प्रदर्शित की है। ये तकनीक अत्यंत अद्भुत है और इसने मेरा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है कि क्या वास्तव में अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से इस स्तर की भविष्यवाणी की सटीकता प्राप्त की जा सकती है, और क्या मैं भी अपनी सीखने की यात्रा में उस स्तर के करीब पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। मैं अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं और सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी पुस्तक में कई महत्वपूर्ण अध्यायों को शामिल किया है, विशेषकर वे जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटनापूर्ण वर्षों की पहचान और नवांश के गहरे प्रयोग से संबंधित हैं। यदि संयोगवश आप ये पढ़ रहे हैं या इस लेखन को देख रहे हैं, तो मेरी सच्ची सलाह है कि आप इस पुस्तक को स्वयं खरीद कर अध्ययन करें, क्योंकि मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ वो केवल सतही स्तर को ही स्पर्श करती है। ये पुस्तक स्वयं में अत्यंत व्यापक और ज्ञान से परिपूर्ण है। महात्मा गांधी लग्न विश्लेषण। राशि कुंडली में लग्न तुला राशि में विशाखा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। विशाखा नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 2 विशेष रूप से 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तुला के बीच आता है, जो लग्न की स्थिति से मेल खाता है। नवांश गणना के लिए राशि चक्र को 3 डिग्री 20 मिनट के 108 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसकी गणना 0 डिग्री मेष से शुरू होती है। क्रमशः मेष में 9 नवांश, वृषभ में 18 नवांश, मिथुन में 27 नवांश, कर्क में 36 नवांश, सिंह में 45 नवांश और कन्या में 54 नवांश पूरे होते हैं। तुला में प्रवेश करने पर यह क्रम आगे बढ़ते हुए 62 नवांश तक पहुंचता है, अतः लग्न का स्थान 62वें नवांश में निर्धारित होता है। बृहस्पति गुरु विश्लेषण। राशि कुंडली में बृहस्पति मेष राशि में कृतिका नक्षत्र पाद 1 में स्थित है। कृतिका नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट मेष से 10 डिग्री वृषभ तक फैला होता है और पाद 1 का क्षेत्र 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री 00 मेष के बीच आता है, जो बृहस्पति की स्थिति से मेल खाता है। नवांश गणना के अनुसार मेष राशि में 9 नवांश होते हैं और बृहस्पति इसी क्रम में 9वें नवांश में स्थित होता है। शुक्र विश्लेषण। राशि कुंडली में शुक्र तुला राशि में विशाखा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 2 का क्षेत्र 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तुला है, जो शुक्र की स्थिति से मेल खाता है। नवांश गणना के अनुसार शुक्र 62वें नवांश में स्थित होता है। चंद्रमा विश्लेषण। राशि कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। आश्लेषा नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री कर्क तक फैला होता है और पाद 4 का क्षेत्र 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री कर्क के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार चंद्रमा 36वें नवांश में स्थित है। बुध विश्लेषण। राशि कुंडली में बुध तुला राशि में स्वाति नक्षत्र पाद 2 में स्थित है।
स्वाति नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तुला तक फैला होता है और पाद 2 का क्षेत्र 10 डिग्री 20 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट तुला है। नवांश गणना के अनुसार बुध 58वें नवांश में स्थित होता है। राहु विश्लेषण। राशि कुंडली में राहु कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। पुष्य नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट कर्क तक फैला होता है और पाद 4 का क्षेत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट कर्क है। नवांश गणना के अनुसार राहु 32वें नवांश में स्थित है। केतु विश्लेषण। राशि कुंडली में केतु मकर राशि में श्रवण नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। श्रवण नक्षत्र 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट मकर तक फैला होता है और पाद 2 का क्षेत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट मकर है। नवांश गणना के अनुसार केतु 86वें नवांश में स्थित है। सूर्य विश्लेषण। राशि कुंडली में सूर्य कन्या राशि में हस्त नक्षत्र पाद 3 में स्थित है। हस्त नक्षत्र 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट कन्या तक फैला होता है और पाद 3 का क्षेत्र 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री कन्या है। नवांश गणना के अनुसार सूर्य 51वें नवांश में स्थित है। मंगल विश्लेषण। राशि कुंडली में मंगल तुला राशि में विशाखा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 2 का क्षेत्र 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तुला है, जो मंगल की स्थिति से मेल खाता है। नवांश गणना के अनुसार मंगल 62वें नवांश में स्थित होता है। शनि विश्लेषण। राशि कुंडली में शनि वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। ज्येष्ठा नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री वृश्चिक तक फैला होता है और पाद 2 का क्षेत्र 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक है। नवांश गणना के अनुसार शनि 70वें नवांश में स्थित है। यहाँ महात्मा गांधी के जीवन में दिए गए आयु के अनुसार प्रमुख घटनाएं हैं। आर्य 32 वर्ष 1901। 32 वर्ष की आयु में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कलकत्ता 1901 में भाग लिया। ये उनके लिए भारतीय राजनीति को समझने का महत्वपूर्ण अवसर था। हालांकि वे शीघ्र ही पुनः दक्षिण अफ्रीका लौट गए। मो 36 वर्ष 1905। 36 वर्ष की आयु में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे। इसी समय भारत में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जिसने राष्ट्रवाद को बल दिया। इस घटना का उनके विचारों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। सु 51 वर्ष 1920। 51 वर्ष की आयु में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया और गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। में 58 वर्ष 1927। 58 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की घोषणा की, जिसमें भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इससे आगे के आंदोलनों की नींव पड़ी। 62 वर्ष 1931। 62 वर्ष की आयु में गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट पर लॉर्ड इरविन के साथ हस्ताक्षर किए। ये समझौता ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ था। वे 62 वर्ष 1931। इसी आयु में गांधी जी लंदन गए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। ये उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का महत्वपूर्ण अवसर था। 62 वर्ष 1931। 62 वर्ष की आयु में ही गांधी जी की वैश्विक पहचान अपने चरम पर थी। इंग्लैंड यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व नेताओं और जनता से संवाद किया, जिससे उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। 70 वर्ष 1939। 70 वर्ष की आयु में वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ। गांधी जी ने इस समय अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया और ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का विरोध किया। ये उनके राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण चरण था। महात्मा गांधी के जीवन में 78 से 79 वर्ष की आयु एक अत्यंत निर्णायक और घटनापूर्ण चरण को दर्शाती है, जिसे नवांश प्रगति के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। दिए गए पर्टिकुलर्स के अनुसार जुपिटर टू केतु 78 वर्ष, जुपिटर नव 9 से केतु नव 86 तक की प्रगति 108 नवांश चक्र में 78 वर्ष को दर्शाती है। ये वही आयु है जब महात्मा गांधी के जीवन में ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुईं। इसी काल में इंडियन इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई, लेकिन साथ ही पार्टीशन ऑफ इंडिया के कारण व्यापक हिंसा भी हुई। गांधी जी ने इस समय शांति स्थापित करने हेतु कलकत्ता और दिल्ली में उपवास रखे। लग्न टू राहु 79 वर्ष,
लग्न नव 62 से राहु नव 32 तक की दूरी 79 वर्ष को सूचित करती है, जो जीवन के अंतिम चरण की ओर संकेत करती है, जहां कर्म और भाग्य के परिणाम प्रकट होते हैं। वीनस टू राहु 79 वर्ष तथा मार्स टू राहु 79 वर्ष, दोनों ही संयोजन नव 62 से नव 32 79 वर्ष की आयु को पुनः दर्शाते हैं, जो इस समय की तीव्रता, संघर्ष और भाग्य निर्धारित घटनाओं को मजबूत करते हैं। इन सभी प्रगतियों का संगम इस बात को स्पष्ट करता है कि 78-79 वर्ष की आयु गांधी जी का चरम और निर्णायक काल था। अंततः इसी अवधि में 30 जनवरी 1948 को असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी हुई, जब नथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। इस प्रकार नवांश प्रगति और वास्तविक घटनाएं एक दूसरे के साथ अत्यंत सटीक रूप से सामंजस्य स्थापित करती हैं। इन सब पर विचार करने के बाद मेरे मन में एक गहरी आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। जितना अधिक मैं इस विषय का अध्ययन करता हूं, उतना ही ये चकित करता है कि एक साधारण कुंडली, जिसमें केवल ग्रह और भाव होते हैं, के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों हुईं और जीवन समय के साथ कैसे विकसित हुआ। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है और मैं केवल वही सीखने और परखने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा है। जब भी कोई सिद्धांत किसी कुंडली में सही कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो उन महान मस्तिष्कों के प्रति मेरा सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ये वास्तव में अद्भुत है कि प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने इतने गहरे सिद्धांतों को समझा और व्यवस्थित किया। आज भी एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना इतना विशाल ज्ञान कैसे विकसित किया गया। साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करता हूं, जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इस यात्रा में मैं विशेष रूप से श्री CS पटेल के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी अद्भुत पुस्तक ने मेरे जैसे विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को समझने और खोजने में सहायता प्रदान की है। जब भी मैं किसी सिद्धांत को कुंडली में कार्य करते हुए देखता हूं, तो वो केवल सीखने का क्षण नहीं होता, बल्कि उन सभी विद्वानों और गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का अनुभव भी होता है, जिन्होंने इस ज्ञान को संरक्षित और विकसित किया।